Hello, my lovely children. How are you all? Today we are starting chapter 4 in your books Hornbill, and the title is Landscape of the Soul, written by Nathalie Troveroy. So, let us start this beautiful chapter that contains two essays written by two different writers on the topic of art. बच्चों, कला, पेंटिंग, पूरा का पूरा चैप्टर आपका इसी टॉपिक के ऊपर बेस्ड है, कला के बारे में, पेंटिंग्स के बारे में। तो जो भी आर्टिस्ट्स ये देख रहे हैं, जो बच्चे कला में रुचि रखते हैं, उनको बड़ा पसंद आने वाला है ये चैप्टर। तो चलिए शुरू करते हैं। लैंडस्केप ऑफ द सोल, रिटन बाय नेथली ट्रोवेरॉय, विद मी पूजा शर्मा, लेक्चरर इन इंग्लिश, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल परनाला, ब्लॉक बहादुरगढ़, डिस्ट्रिक्ट झज्जर। स्टूडेंट्स, लुक एट योर स्क्रीन्स। दिस इज द राइटर नेथली ट्रोवेरॉय, जिन्होंने ये चैप्टर लिखा है। एक्चुअली दिस चैप्टर कंटेन्स टू एसेज। इस चैप्टर में दो एसेज हैं एंड बोथ आर रिटन बाय टू डिफरेंट राइटर्स। दोनों ही दो अलग अलग राइटर्स से लिखे हैं एंड द टॉपिक इज सेम। एंड व्हाट इज द टॉपिक? आर्ट, कला। इन द फर्स्ट पीस दैट दिस इज रिटन बाय नेथली ट्रोवेरॉय, जो पहला हमारा ऐसे है ना बच्चों, वो नेथली ट्रोवेरॉय ने लिखा है। द राइटर प्रेजेज द चाइनीज आर्ट. She compares the European art with the Asian art. In Europe, the art aims at giving a perfect, illusionistic likeness. In Asia, the art presents the inner life of spirit. बच्चों, नेथली ट्रोवेरॉय इसमें ना दो आर्ट हैं, यूरोपियन और एशियन। इन दोनों के बीच में कंपैरिजन कर रही हैं और चाइनीज़ आर्ट को वो प्रेज कर रही हैं और इन दोनों आर्ट्स के बारे में बता रही हैं। और जो सेकेंड पार्ट है बच्चों, दैट पर्टिकुलर सेकेंड पार्ट कंटेन्स the particular type of art that is called art brut और outsider art। ठीक है, दोनों ही बहुत इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। तो let us start landscape of the soul. Before starting the chapter, let us discuss about the title. पहले टाइटल की बात करते हैं बच्चों। लैंडस्केप ऑफ द सोल। लैंडस्केप मीन्स भूदृश्य या सीन भी कह सकते हो तुम। भूदृश्य मीन्स जैसा कि तुम देख पा रहे हो अपनी स्क्रीन के ऊपर, ब्यूटिफुल माउंटेन्स, रिवर, ग्रास, स्काई, क्लाउड्स, वाटरफॉल्स, इन सब को मिलाकर एक पेंटिंग से बना दो, वो कहलाएगी लैंडस्केप। एंड सोल मीन्स स्पिरिट, आत्मा, यानी कि आत्मा का दृश्य, आत्मा का चित्र। ठीक है, तो चित्र के बारे में है पूरा चैप्टर, आर्ट के बारे में है, पेंटिंग्स के बारे में है। सो लेट अस स्टार्ट दिस ब्यूटिफुल चैप्टर, लैंडस्केप ऑफ द सोल। A wonderful old tale is told about the painter Hu Daoji, who lived in the 8th century. एक बहुत ही वंडरफुल, आश्चर्यचकित करने वाली ओल्ड टेल है, पुरानी टेल मीन्स स्टोरी है। और वो किसके बारे में है स्टोरी बच्चों? पेंटर के बारे में, एक चित्रकार के बारे में। नाम है हु दाओजी, who lived in the 8th century, जो 8वीं शताब्दी में रहते थे। His last painting was a landscape commissioned by the Tang Emperor Xuanzong to decorate a palace wall. बच्चों, हु दाओजी बहुत ही फेमस पेंटर थे। उनकी जो लास्ट पेंटिंग थी ना, वो एक लैंडस्केप थी। अब लैंडस्केप, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, अ पर्टिकुलर पिक्चर दैट कंटेन्स माउंटेन्स, क्लाउड्स, बर्ड्स, रिवर, वाटरफॉल, ऑल दीज थिंग्स, ट्रीज वगैरह। ठीक है, तो भूदृश्य के बारे में थी उनकी लास्ट पेंटिंग थी। कमीशन बाय मीन्स ऑर्डर्ड बाय, उन्हें ऑर्डर दिया गया था बनाने का, किसके द्वारा? टैंग एम्परर, टैंग सम्राट नाम था शुएंगजोंग। ठीक है, और उन्होंने क्यों ऑर्डर दिया था, क्यों कमीशन किया था उस पेंटिंग के लिए? टू डेकोरेट द पैलेस वॉल, उन्हें अपने पैलेस, अपने राजमहल की वॉल को, दीवार को सजाना था, इसलिए उन्होंने कहा कि एक लैंडस्केप बना दो हु दाओजी। The master had hidden his work behind a screen, so only the emperor would see it. तो बच्चों, the master means हो दाओजी ने वो सुंदर सा लैंडस्केप बना दिया और एक स्क्रीन, एक पर्दे के पीछे उसको छुपा दिया ताकि सिर्फ एम्परर, सम्राट देख सके उस चित्र को, लैंडस्केप को। For a long while, the emperor admired the wonderful scene. अब जैसे बच्चों सम्राट ने, एम्परर शुएंजोंग ने उस वंडरफुल सीन को, उस अद्भुत दृश्य को, उस अद्भुत पेंटिंग को देखा। क्या क्या देखा बच्चों? He admired it. उन्होंने बहुत ज़्यादा प्रशंसा की उसकी, प्रेज किया। Admire means praised.
डिस्कवरिंग फॉरेस्ट, और देखो क्या क्या था चित्र के अंदर, पिक्चर के अंदर, फॉरेस्ट थे, जंगल थे, हाई माउंटेन्स, ऊंचे ऊंचे पहाड़ थे, वाटरफॉल्स मीन्स कैस्केड्स जिसको हिंदी में कहेंगे झरने थे, क्लाउड्स फ्लोटिंग इन एन इमेंस स्काई, इमेंस मतलब जिस बहुत ही बड़ा, विशाल, ह्यूज, उसके अंदर क्लाउड्स थे स्काई के अंदर जो तैर रहे थे आकाश के अंदर, मैन ऑन हिली पाथ्स, कुछ व्यक्ति थे जो हिली पाथ्स यानी कि पहाड़ी रास्तों पर चल रहे थे, बर्ड्स इन फ्लाइट, और आकाश में बर्ड्स फ्लाई कर रहे थे, उड़ रहे थे। लुक सायर सेड द पेंटर, इन दिस केव एट द फुट ऑफ द माउंटेन ड्वेल्स अ स्पिरिट। बच्चों फिर पेंटर हुदाउजी ने कहा, लुक सर, देखिए सर, एम्परर को कहा, इन दिस केव, इस गुफा की ओर ध्यान दीजिए, एट द फुट ऑफ द माउंटेन, जो माउंटेन के बिल्कुल नीचे है, देखिए एक गुफा बनी हुई है, देयर ड्वेल्स अ स्पिरिट, ड्वेल्स मीन्स लिव्स, स्पिरिट मीन्स आत्मा, यहाँ पर एक आत्मा रहती है। द पेंटर क्लैप्ड हिज हैंड्स एंड द एंट्रेंस टू द केव ओपन, और बच्चों पेंटर ने ना क्लैप किया, क्लैप करना क्या होता है, ताली बजाना, उसने ताली बजाई और बच्चों पेंटिंग के अंदर उस केव का, उस गुफा का जो एंटर करने का रास्ता था वो खुल गया, है ना आश्चर्यचकित करने वाली बात, पेंटिंग के अंदर गुफा का एंट्रेंस का गेट खुल गया ताली बजाते ही। द इनसाइड इज स्प्लेंडेड बियॉन्ड एनीथिंग वर्ड्स कैन कन्वे, और उस केव के इनसाइड, अंदर जो भी कुछ था स्प्लेंडेड था, स्प्लेंडेड मीन्स मार्वलस, अमेजिंग, ब्यूटिफुल, बहुत ही खूबसूरत, बियॉन्ड एनीथिंग वर्ड्स कैन कन्वे, इतना खूबसूरत था बच्चों, इतना अमेजिंग था, बियॉन्ड, परे था वो शब्दों की व्याख्या से, कोई भी व्यक्ति उसकी खूबसूरती की तारीफ नहीं कर सकता था क्योंकि शब्द ही कम पड़ जाएं, इतना खूबसूरत था वो। प्लीज़ लेट मी शो योर मैजेस्टी द वे, अब वो कहते हैं मैजेस्टी, सम्राट, आइए मैं आपको रास्ता दिखाता हूँ। द पेंटर एंटर्ड द केव बट द एंट्रेंस क्लोज्ड बिहाइंड हिम, अब जो पेंटर तो था वो गुफा के अंदर एंटर कर गया, घुस गया, एंड द एंट्रेंस क्लोज्ड बिहाइंड हिम, और वो एंट्रेंस जो थी बच्चों उसके अंदर घुसते ही वो एंट्रेंस बंद हो गई। And before the astonished emperor could move or utter a word, the painting had vanished. बच्चों अब जो सम्राट था एम्परर शुआनजोंग जो देख रहा था ये सब कुछ कि पेंटिंग के अंदर केव का दरवाज़ा खुल गया और पेंटर ये कहता है कि आइए मैं आपको रास्ता दिखाता हूँ, और पेंटर उसके अंदर चला जाता है और बच्चों एंट्रेंस का दरवाज़ा बंद हो जाता है। सो ही वॉज क्वाइट एस्टोनिश्ड, ही वॉज सरप्राइज्ड, एम्परर के मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला, he was unable to utter even a single word. The painting had vanished. Vanished means बच्चों बहुत ही खूबसूरत वर्ड है vanish, एक ऐड आता है ना vanish सर्फ का, vanish का मतलब होता है बच्चों गायब, उससे हो जाएंगे दाग, गायब, ठीक है। तो वैनिश को हम इंग्लिश में एक और वर्ड से कह सकते हैं डिसअपीयर, तो वैनिश से तुम याद रखना वैनिश सर्फ से हो जाएंगे तुम्हारे कपड़ों के दाग गायब, और वैनिश इंग्लिश का वर्ड है जिसका मतलब होता है डिसअपीयर, ठीक है। तो पेंटिंग भी बच्चों वैनिश हो गई, डिसअपीयर हो गई, वॉल के ऊपर से गायब हो गई, उसका नामो निशान नहीं था। नॉट अ ट्रेस ऑफ हुदाउजीज ब्रश वॉज लेफ्ट, हुदाउजी ने जो पेंटिंग बनाई थी उसके ब्रश का, पेंट ब्रश का कोई भी साइन, कोई भी चिन्ह वहाँ पर नहीं बचा। एंड द आर्टिस्ट वॉज नेवर सीन अगेन इन दिस वर्ल्ड, और बच्चों सबसे ज़्यादा एस्टोनिशिंग सरप्राइजिंग फैक्ट क्या था, हुदाउजी भी गायब हो गए, वो नेवर सीन अगेन इन दिस वर्ल्ड, उन्हें विश्व में दोबारा नहीं देखा गया, वो खुद की पेंटिंग के अंदर ही चले गए। तो है ना कितनी इंटरेस्टिंग बात, हुदाउजी इतने महान पेंटर थे कि उन्होंने ऐसी पेंटिंग बनाई जिसके अंदर केव का ही दरवाज़ा खुल गया और वो उसी में जाकर गायब हो गए। तो चलिए ये देखिए बच्चों, ये है हुदाउजी जो पेंटिंग बनाते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, और देखिए बच्चों ये है पेंटिंग ऑफ हुदाउजी, ये पेंटिंग जो उन्होंने बनाई थी। और बच्चों ये है एम्परर शुएनजोंग जिन्होंने ऑर्डर किया था हुदाउजी को कि वो एक पेंटिंग बनाए सो दैट ही कैन डेकोरेट द वॉल ऑफ द पैलेस। आगे चलते हैं। सच स्टोरीज प्लेड एन इम्पॉर्टेंट पार्ट इन चाइनाज क्लासिकल एजुकेशन, इस तरह की कहानियाँ चाइना की यानी कि चीन के अंदर इम्पॉर्टेंस रखती हैं, महत्व रखती हैं उसकी क्लासिकल एजुकेशन के अंदर। क्लासिकल मीन्स प्राचीन, एजुकेशन मीन्स शिक्षा, तो प्राचीन शिक्षा के लिए इस तरह की चाइनीज़ कहानियाँ काफ़ी प्रचलित हैं। द बुक्स ऑफ कन्फ्यूशियस एंड जियांगजी
आर फुल ऑफ देम। बच्चों कन्फ्यूशियस एंड जियांगजी कौन हैं? ये दोनों फिलोसफर्स हैं चाइना के, बहुत ही फेमस। अगर आप हिस्ट्री पढ़ते हैं तो आपने कन्फ्यूशियस का नाम तो ज़रूर ही सुना होगा। तो ये दोनों हैं बहुत ही महान दार्शनिक चाइना के, और इन्होंने बहुत सारी कहानियाँ लिखी हैं बच्चों। दे हेल्प द मास्टर टू गाइड हिज डिसाइपल टू द राइट डायरेक्शन। और इस तरह की कहानियाँ, इस तरह की किताबें जो कन्फ्यूशियस और जियांगजी के द्वारा लिखी गई हैं, हेल्प करती हैं मास्टर्स को, गुरुओं को, कि वो अपने डिसाइपल्स को, शिष्यों को राइट डायरेक्शन, सही रास्ता दिखा सकें। बियॉन्ड द एनेक्डोट दे आर डीपली रिवीलिंग ऑफ द स्पिरिट इन विच आर्ट वॉज कंसिडर्ड। बच्चों बियॉन्ड द एनेक्डोट, अब स्टोरी, एनेक्डोट मीन्स स्टोरी, स्टोरी से बियॉन्ड, स्टोरी से परे, वो डीपली, बहुत ही गहरे रूप से रिवील करती हैं, शो करती हैं, दर्शाती हैं क्या? स्पिरिट इन विच आर्ट वॉज कंसिडर्ड, कला की आत्मा। क्योंकि कला, पेंटिंग, आर्ट कोई मामूली चीज़ नहीं है। इट हैज़ अ वेरी हाई सिग्निफिकेंस इन वंस लाइफ। Contrast this story or another famous one about a painter who wouldn't draw the eye of a dragon he had painted for fear it would fly out of the painting, with an old story from my native Flanders that I find most representative Western painting। अब बच्चों एक छोटी सी बात यहाँ पर बता रही हैं वो कॉन्ट्रास्ट के रूप में। देखो दो वर्ड होते हैं बच्चों, कंपैरिजन, किसी की तुलना करना, और कॉन्ट्रास्ट यानी कि उनमें असमानताएं दिखाना। तो इस स्टोरी जो अभी अभी हमने पढ़ी हु दाओजी की स्टोरी, इससे कॉन्ट्रास्ट में, इससे विपरीत एक और स्टोरी है, एक और फेमस पेंटर के बारे में। बहुत ही प्रसिद्ध पेंटर है, उनका नाम हमें नहीं दिया गया है, लेकिन उनके बारे में ये बताया गया है कि उन्होंने एक ड्रैगन की पिक्चर बनाई। ड्रैगन आप पता है ना, आपको 10th में पढ़ाई है ना, द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन, वही ड्रैगन जो बड़ा होता है, मुंह से आग निकालता है। तो उन्होंने एक ड्रैगन की फोटो बनाई बच्चों, उस पेंटर ने, लेकिन उन्होंने ना उसकी आईज नहीं बनाई, उसकी आंख नहीं बनाई। क्यों नहीं बनाई? फॉर फियर इट वुड फ्लाई आउट ऑफ द पेंटिंग, क्योंकि अगर वो उसकी आंख बना देते तो शायद वो ड्रैगन जिंदा हो जाता और पेंटिंग से बाहर उड़कर चला जाता। तो देखो इतनी ताकत है पेंटिंग के अंदर। विद एन ओल्ड स्टोरी फ्रॉम माई नेटिव फ्लांडर्स दैट आई फाइंड मोस्ट रिप्रेजेंटेटिव। अब बच्चों फ्लांडर्स मीन्स प्रेजेंट फ्रांस, तो वर्तमान रूप में फ्रांस को हम कहेंगे फ्लांडर्स। तो वहाँ की एक कहानी है जो कि रिप्रेजेंट कर रही है, दर्शा रही है किसको? वेस्टर्न पेंटिंग को। देखो बच्चों मैंने शुरू में बताया था, दिस चैप्टर कंटेन्स अ कंपैरिजन बिटवीन टू टाइप्स ऑफ आर्ट्स। ठीक है, इस पूरे चैप्टर में जो नैथली ट्रॉवेरॉय हैं वो कंपैरिजन कर रही हैं, तुलना कर रही हैं दो चीज़ों का, दो तरह की पेंटिंग्स का। कौन सी दो तरह की पेंटिंग? एक तो चाइनीज़ और दूसरी वेस्टर्न। तो चाइनीज़ हमने पढ़ी हु दाओजी की स्टोरी, और वेस्टर्न का एग्जांपल हमें क्या दिया कि एक पेंटर ने ड्रैगन की आंख नहीं बनाई कि शायद वो अगर आंख आ जाएगी तो वो पेंटिंग से बाहर उड़ जाएगा। देखिए बच्चों, चाइनीज़ फिलोसफर कन्फ्यूशियस आपकी स्क्रीन पे आपके सामने हैं, और ये हैं बच्चों चाइनीज़ फिलोसफर जियांगजी। दोनों ही फिलोसफर्स हैं चाइना के, काफ़ी फेमस दार्शनिक हैं। इन्होंने बहुत सारी बुक्स भी लिखी हैं। दे आर क्वाइट फेमस फॉर देयर विजडम। ठीक है, आगे चलते हैं। इन द 15th century, Antwerp, a master blacksmith called Quentin Mestres fell in love with a painter's daughter। बच्चों बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, ये बात ध्यान से सुने, बहुत मजा आने वाला है तुम्हें। 15वीं शताब्दी की बात है। एंट्रैप के अंदर, एंट्रैप क्या है? ओल्ड नेम ऑफ बेल्जियम, जिसको आज हम बेल्जियम के नाम से जानते हैं, उसका पुराना नाम है एंट्रैप। और वहाँ पर एक मास्टर ब्लैकस्मिथ था, एक लोहार था, उसका नाम था क्विंटन मेस्टीज। क्या नाम था? पूछा जा सकता है एक नंबर में, तो ध्यान करें, क्विंटन मेस्टीज। उसे बच्चों एक पेंटर की डॉटर से प्यार हो गया, यानी कि जो लड़की थी जिसे वो प्यार करता था, उसके पिताजी बड़े फेमस पेंटर थे, चित्रकार थे। द फादर वुड नॉट एक्सेप्ट अ सन इन लॉ इन सच अ प्रोफेशन। अब बच्चों जो फादर इन लॉ उसके होने वाले थे, यानी कि वो पेंटर जो थे, वो कभी भी अपना सन इन लॉ यानी कि दामाद ऐसा पसंद नहीं करेंगे जो लोहार हो, क्योंकि शायद उनके दिमाग में ये हो कि मैं भी पेंटर हूँ तो मेरा दामाद भी क्या होना चाहिए? पेंटर। सो क्विंटन स्नीक्ड इनटू द पेंटर स्टूडियो एंड पेंटेड अ फ्लाई ऑन हिज लेटेस्ट पैनल। तो बच्चों क्या हुआ, जो क्विंटन था ना, स्नीक्ड इनटू मीन्स चुपचाप आंख बचाकर उनके स्टूडियो में घुस गया। स्टूडियो क्या बच्चों? जहाँ पर वो पेंटिंग्स बनाया करते थे, और वहाँ पर उनके लेटेस्ट जो पैनल था, जो कैनवस था जिस पे वो चित्र बना रहे थे, उस लड़की के फादर, उसके ऊपर उन्होंने एक फ्लाई, एक मक्खी का चित्र बना दिया। With such delicate realism that the master tried to sweat it away before he realized what had happened। बच्चों इतना delicate means soft, realism मतलब यथार्थवादी वो
फ्लाई बनी थी, इतनी रियल लग रही थी वो, इतनी मतलब जो मास्टर पेंटर थे ना, जो उस लड़की के फादर थे, उन्होंने स्वैट मीन्स टू किल, उन्होंने मारने की कोशिश की उस मक्खी को। उन्हें रियलाइज ही नहीं हुआ कि एक पेंटिंग है, रियल मक्खी नहीं है। इतनी रियल पेंटिंग क्विंटन मिस्ट्रीज ने बना दी उस कैनवस के ऊपर। ही मैरिड हिज बिलवेड एंड वेंट ऑन टू बिकम वन ऑफ द मोस्ट फेमस पेंटर्स ऑफ हिज एज। बच्चों, फाइनली इम्प्रेस हो गए फादर इन लॉ और उन्होंने अपनी बेटी की शादी कर दी। तो क्विंटन मिस्ट्रीज की शादी हो गई अपनी बिलवेड से, प्रेमिका से, और वो बन गए वन ऑफ द फेमस पेंटर्स ऑफ हिज एज, अपनी एज के यानी कि 15th सेंचुरी के बहुत ही ज़्यादा फेमस पेंटर। दीज टू स्टोरीज इलस्ट्रेट वॉट ईच फॉर्म ऑफ आर्ट इज ट्राइंग टू अचीव। क्विंटन वॉज इमीडिएटली एडमिटेड एज एन अप्रेंटिस इन टू हिज स्टूडियो। और वो जो क्विंटन थे वो अपने फादर इन लॉ के अप्रेंटिस यानी कि ट्रेनी बन गए, स्टूडियो के अंदर ही उन्होंने उसको रख लिया और अपनी बेटी की शादी भी कर दी। ये जो बच्चा दो स्टोरीज अभी मैंने तुम्हें बताई हैं वो इलस्ट्रेट करती हैं, एग्जाम्पल देती हैं व्हाट ईच फॉर्म ऑफ आर्ट इज ट्राइंग टू अचीव, कि आर्ट जो है, कला है, उसकी जो हमने दो फॉर्म पढ़ी वो क्या अचीव करना चाहती हैं। अ परफेक्ट इल्यूजनिस्टिक लाइकनेस इन यूरोप, द एसेंस ऑफ इनर लाइफ एंड स्पिरिट इन एशिया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है बच्चों, ध्यान से सुनो। दो तरह की आर्ट हम पढ़ रहे हैं, पहली है यूरोप की यानी कि वेस्टर्न, और दूसरी है एशिया की यानी कि चाइनीज। तो ये जो दोनों आर्ट हैं बच्चों, ये अचीव क्या करना चाहती हैं। यूरोप की यानी कि जो वेस्टर्न आर्ट है, अ परफेक्ट, परफेक्ट मीन्स बिल्कुल ठीक, इल्यूजनिस्टिक लाइकनेस, भ्रम पैदा करने वाली लाइकनेस, यानी कि सेम टू सेम वैसा ही बन जाए जैसा हमें लगे कि रियल है, जैसा कि क्विंटन मिस्ट्रीज के साथ हमारे साथ हुआ। उसने फ्लाई बनाए और रियल लग रही थी वो पेंटिंग, लेकिन रियल लग रही थी। लेकिन दूसरी ओर एशिया की यानी कि जो हमने चाइनीज वाला एग्जांपल पढ़ा था हू दाउजी का, वो क्या कहता है, आर्ट को क्या अचीव करना चाहिए, द एसेंस ऑफ इनर लाइफ, एसेंस मीन्स सार, ठीक है, इनर लाइफ का, अपने अंदर की जिंदगी का, और स्पिरिट का, आत्मा का, ठीक है। तो ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको जरूर याद करें। ये देखिए बच्चों, क्विंटन मिस्ट्रीज, वन ऑफ द फेमस पेंटर्स ऑफ 15th सेंचुरी, नाउ नोन एज बेल्जियम। और बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आई एम रिपीटिंग माई सेल्फ, आर्ट इज ट्राइंग टू अचीव इन यूरोप अ परफेक्ट इल्यूजनिस्टिक लाइकनेस, इन एशिया द एसेंस ऑफ इनर लाइफ एंड spirit. Let us move forward. In the Chinese story, the emperor commissions a painting and appreciates its outer appearance, but the artist reveals to him the true meaning of his work. चाइनीज स्टोरी जो हमने हू दाउजे की पढ़ी थी, उसमें जो एम्परर थे शुएनजोंग, उन्होंने कमीशन किया, ऑर्डर किया था पेंटिंग को, और अप्रिशिएट भी किया था, प्रशंसा भी की थी, प्रेज भी किया था, बट ओनली ऑफ इट्स आउटर अपीरियंस। लेकिन उन्होंने प्रशंसा किस चीज़ की थी, बाहरी सुंदरता की, ठीक है। बट द आर्टिस्ट रिवील्स टू हिम द ट्रू मीनिंग ऑफ हिज वर्क। लेकिन जो आर्टिस्ट था यानी कि हू दाउजी था, जो चित्रकार था, पेंटर था, उसने बताया कि उसके वर्क का सच्चा मतलब क्या है। The emperor may rule over the territory he has conquered, but only the artist know the way within. बच्चों, एक एम्परर, एक सम्राट, एक पर्टिकुलर टेरिटरी, इलाके के ऊपर शासन कर सकता है, लेकिन केवल आर्टिस्ट नोज, आर्टिस्ट ही जानता है द वे विदिन। विदिन मीन्स अंदर जाने का रास्ता। लेट मी शो द वे, द दाओ, अ वर्ड दैट मीन्स बोथ द पाथ और द मेथड। लेट मी शो द वे, आओ मैं आपको रास्ता दिखाता हूँ। ये दाओ फिलोसफर थे बच्चों, ये भी एक, उन्होंने बताया बोथ पाथ और द मेथड, उन्होंने रास्ता भी दिखाया और तरीका भी दिखाया। एंड द मिस्टीरियस वर्क्स ऑफ द यूनिवर्स, और मिस्टीरियस, रहस्यमयी, वर्क मीन्स पेंटिंग्स, यूनिवर्स की दिखाई। द पेंटिंग इज गॉन बट द आर्टिस्ट हैज़ रीच्ड हिज गोल। पेंटिंग तो गायब हो गई, लेकिन आर्टिस्ट जिस गोल को अचीव करना चाह रहा था, जिस उद्देश्य को प्राप्त करना चाह रहा था, बियॉन्ड एनी मटेरियल अपीरियंस, उसको मटेरियल अपीरियंस से कोई मतलब नहीं, आउटर अपीरियंस, जो बाहरी सुंदरता है उससे कोई मतलब नहीं। आर्टिस्ट को मतलब है द इनर ब्यूटी ऑफ सोल, जो अंदर की सुंदरता है, इनर ब्यूटी ऑफ द स्पिरिट, ठीक है। तो आर्टिस्ट ने अपना गोल अचीव कर लिया। तो ये बच्चों लैंडस्केप, ये चाइनीज आर्ट का लैंडस्केप आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर। एंड दाओ, वे, पाथ, ऑल्सो द मेथड, ठीक है। नाउ लेट अस मूव फॉरवर्ड। अ चाइनीज
Classical landscape is not meant to reproduce an actual view, as would a Western figurative painting, whereas the European painter wants you to borrow his eyes and look at a particular landscape exactly as he saw it from a specific angle. A classical Chinese landscape, बच्चों Chinese landscape जो मैंने तुम्हें अभी भी दिखाया था पिछली स्लाइड के अंदर, तो वो मेंट नहीं करता रिप्रोड्यूस एन एक्चुअल व्यू कि तुमने कोई चित्र देखा और तुमने सेम टू सेम वही बना दिया। चाइनीज़ लैंडस्केप से इसका कोई मतलब नहीं है। जबकि जो इसके अपोजिट पेंटिंग है यानी कि वेस्टर्न जो पेंटिंग्स हैं वो है फिगरेटिव पेंटिंग्स, मतलब रिप्रेजेंटेटिव पेंटिंग्स, जैसा दिखेगा वैसा बनेगा, ठीक है। वेयर इज द यूरोपियन पेंटर वांट्स यू टू बोरो हिज आइज, वेस्टर्न से दूसरी ओर जो यूरोपियन पेंटर्स हैं जैसे हू दाओजी भी थे, वो चाहते हैं कि तुम उनकी आंखें बोरो करो, उनकी आंखें उधार लो। लुक एट अ पर्टिकुलर लैंडस्केप एग्जैक्टली एज ही सो इट, और एक विशेष लैंडस्केप को, दृश्य को वैसे ही देखो जैसा पेंटर ने बनाया है। फ्रॉम अ स्पेसिफिक एंगल, एक स्पेसिफिक कोण से देखो। द चाइनीज पेंटर डजंट चूज अ सिंगल व्यू पॉइंट, जो चाइनीज पेंटर होता है वो एक सिंगल व्यू पॉइंट को चूज नहीं करता। हिज लैंडस्केप इज नॉट अ रियल वन एंड यू कैन एंटर इट फ्रॉम एनी पॉइंट, वो जो दृश्य बनाता है वो एक सच्चा दृश्य नहीं है, आप कहीं भी उस दृश्य के अंदर एंटर कर सकते हैं। देन ट्रैवल इन इट, उसमें घूम सकते हैं। द आर्टिस्ट क्रिएट्स अ पाथ फॉर योर आईज टू ट्रैवल अप एंड डाउन, आर्टिस्ट जो है, जो पेंटर जो है, वो आपके लिए एक रास्ता बनाएगा, पाथ बनाएगा, एक वे बनाएगा आपकी आंखों के लिए, ताकि वो अप एंड डाउन ट्रैवल कर सकें। देन बैक अगेन, ऊपर जा सके, नीचे जा सके, फिर से वापस आ सकें, इन अ लेजरली मूवमेंट, बिल्कुल आराम से हरकतें करते हुए। दिस इज़ इवन मोर ट्रू इन द केस ऑफ हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल, ये बच्चों और भी सच है जब आप हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल को देखते हो। अब हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल क्या होता है? हॉरिजॉन्टल तो होती है बच्चों पड़ी रेखा, ठीक है, यानी कि कोई लेटी हुई चीज़। मैं आगे दिखाऊंगी भी आपको हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, ये दो वर्ड्स हैं जो बार बार इस चैप्टर के अंदर आएंगे। आई विल मेक श्योर कि आपको समझ में आ जाए हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। स्क्रॉल क्या होता है बच्चों? कुंडली, जैसे कोई लपेट लेते ना अपन चीज़ को, पेंटिंग को लपेट लिया गोल 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 गोल, उसको जब आप खोल खोल के दिखाते हैं, ठीक है, तो वो हो गया हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल, इन विच द एक्शन ऑफ स्लोली ओपनिंग वन सेक्शन ऑफ द पेंटिंग देन रोलिंग इट अप टू मूव ऑन टू अदर, जिसमें आप पेंटिंग खोलते हुए पहला एक सेक्शन देखते हैं पेंटिंग का, फिर और खोलते हैं, फिर दूसरा देखते हैं। एड्स अ डायमेंशन ऑफ टाइम विच इज़ अननोन इन एनी अदर फॉर्म ऑफ पेंटिंग, और इससे बच्चों एक डायमेंशन जुड़ती है समय की, जो कहीं और आपको देखने के लिए, किसी और फॉर्म की पेंटिंग में देखने के लिए नहीं मिलती। इट ऑल्सो रिक्वायर्स द एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ द व्यूअर, ना केवल आर्टिस्ट का पार्टिसिपेशन यहाँ पर चाहिए, भागीदारी, बल्कि व्यूअर की, देखने वाले की भी भागीदारी चाहिए। हु डिसाइड्स एट वॉट पेस ही विल ट्रैवल थ्रू द पेंटिंग, जो कि व्यूअर ही है, देखने वाला ही है, जो डिसाइड करेगा कि वो किस पेस से, पेस क्या होती है बच्चों? स्पीड, किस स्पीड से ट्रैवल करेगा पेंटिंग के अंदर, कैसे देखेगा उसे। अ पार्टिसिपेशन विच इज़ फिजिकल एज वेल एज मेंटल, ये जो पार्टिसिपेशन ना केवल शारीरिक रूप से होगा, फिजिकली होगा, एज वेल एज मेंटली, मानसिक रूप से भी उसको पार्टिसिपेट करना पड़ेगा पेंटिंग को देखने के लिए। The Chinese painter doesn't want you to borrow his eyes. Chinese painter नहीं चाहते कि आप उनकी आंखों को उधार लो और जैसा उन्होंने बनाया है वैसा ही देखो, बल्कि he wants you to enter his mind. वो चाहते हैं कि आप उनके दिमाग में एंटर करो। The landscape is an inner one, a spiritual and conceptual space. जो लैंडस्केप है, जो दृश्य है चाइनीज पेंटिंग के अंदर, इनर है, आंतरिक है, अंदर का है, स्पिरिचुअल है, स्पिरिट से जुड़ा हुआ है, और वैचारिक क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, यानी कि विचारों या कल्पना का संसार है। देखिए बच्चों, ये आप कॉन्सेप्ट जरूर क्लियर करें। हॉरिजॉन्टल तो होती है बच्चों पड़ी हुई चीज़, पड़ी रेखा है जैसे यहाँ पे हॉरिजॉन्टल, ठीक है, और वर्टिकल खड़ी रेखा। इस कॉन्सेप्ट को आप ध्यान से देख लें। अब मैं बार बार हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल बोलने वाली हूँ, आपको क्लियर होना चाहिए। हॉरिजॉन्टल पड़ी रेखा एंड वर्टिकल खड़ी रेखा, ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। दिस कॉन्सेप्ट इज एक्सप्रेस्ड एज शेंशुई, लिटरली माउंटेन वाटर, विच यूज टुगेदर रिप्रेजेंट द वर्ड लैंडस्केप। बच्चों लैंडस्केप के अंदर दो चीज़ें यूज हुई हैं। कॉन्सेप्ट जो है, ये जो कॉन्सेप्ट हमें दिया है वो शेंशुई ने दिया है, और इसका शेंशुई का लिटरल मीनिंग क्या है? माउंटेन वाटर। माउंटेन वाटर, माउंटेन तो देखो वर्टिकल हो गया, माउंटेन ऊपर की ओर गया ना, और वाटर हॉरिजॉन्टल, ठीक है, वर्टिकल माउंटेन, वाटर हॉरिजॉन्टल, और शेंशुई लिटरली मीन्स माउंटेन
वाटर, विच यूज टूगेदर रिप्रेजेंट द वर्ड लैंडस्केप। लैंडस्केप को रिप्रेजेंट करने के लिए इन दो वर्ड्स का ही यूज किया जाता है, माउंटेन दैट इज वर्टिकल, वाटर दैट इज horizontal. More than two elements of an image, these represent two complementary poles. बच्चों ये जो दो एलिमेंट्स हैं इमेज के अंदर, शेंशुई में आपको दिखाने वाली हूँ अभी, दो एलिमेंट्स वहाँ पर आपको मिलेंगे और ये दोनों रिप्रेजेंट करते हैं कॉम्प्लीमेंट्री पोल्स को, एक दूसरे के पूरक जो चीज़ें हैं उनको। पहले मैं आपको दिखाती हूँ शेंशुई, ये देखिए बच्चों, ठीक है, एक तो आपका ब्लैक पार्ट दिख रहा है, एक आपका वाइट पार्ट दिख रहा है, ये दो चीज़ें होती हैं और ये दोनों एक दूसरे के लिए कॉम्प्लीमेंट्री है, पूरक हैं। ये दोनों क्या चीज़ें होती हैं मैं अभी आपको बताऊंगी। सो रिफ्लेक्टिंग द दाओइस्ट व्यू ऑफ यूनिवर्स, और इस शेंशुई से हमें रिफ्लेक्ट होता है, पता चलता है दाओइस्ट व्यू ऑफ द यूनिवर्स, ब्रह्मांड का दाव के द्वारा दिया गया हुआ विचार। द माउंटेन इज यांग, जो माउंटेन है यानी कि जो वर्टिकल है, जो सीधा खड़ा है वो है यांग, ठीक है। रीचिंग वर्टिकली टुवर्ड्स हेवन, जो सीधा वर्टिकली हेवन की ओर, स्काई की ओर जा रहा है, और वो कैसा है, स्टेबल यानी कि स्थिर, वार्म यानी कि गर्म, एंड ड्राई इन द सन, सन के अंदर, सूर्य के अंदर हुआ, ड्राई मीन्स खुश्क। वाइल द वाटर इज यिन, तो माउंटेन तो हो गया यांग और वाटर हो गया यिन। अब यिन क्या है बच्चों, हॉरिजॉन्टल, पड़ी हुई रेखा दिखाई थी ना, वैसा ही हॉरिजॉन्टल। एंड रेस्टिंग ऑन द अर्थ, जो अर्थ के ऊपर रेस्ट कर रहा है। फ्लूइड यानी कि तरल, मोइस्ट यानी कि गीला, कूल मीन्स ठंडा, तो ये तरल है, गीला है और ठंडा है। द इंटरेक्शन ऑफ यिन, the receptive feminine aspect of universal energy and its counterpart yang, active and masculine। तो बच्चों ये जो यिन और यांग है, उनमें से जो यिन है यानी कि जो वाटर था, द रिसेप्टिव मीन्स ऊर्जा को ग्रहण करने वाला पार्ट है, ग्रहणशील है। फेमिनिन है यानी कि ये मादा पार्ट को डिफाइन करता है, ठीक है। आस्पेक्ट ऑफ यूनिवर्स एनर्जी, किसके मादा पार्ट को डिफाइन करता है, यूनिवर्स की एनर्जी के, ब्रह्मांड की ऊर्जा के, ठीक है। और दूसरी तरफ इसका काउंटर पार्ट कौन सा हुआ बच्चों, यांग, एक्टिव है, चुस्त है, और मैस्कुलिन है, नर जो है ना, नर वाले भाग को ये डिफाइन करता है। तो यिन फेमिनिन, यांग मैस्कुलिन, यिन वाटर, यांग माउंटेन, यिन हॉरिजॉन्टल, यांग वर्टिकल, यिन रिसेप्टिव एंड यांग एक्टिव। ये बातें आपको याद करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर एक क्वेश्चन आता है शेंशुई के ऊपर, और आता है मोस्टली, तो आप ये सारी बात बताओगे। इज ऑफ कोर्स द फंडामेंटल नोशन ऑफ दाओइज्म, और यही है बच्चों फंडामेंटल, मूलभूत बात जो दाओइज्म के अंदर बताई गई है शेंशुई के बारे में। व्हाट इज ऑफन ओवरलुक्ड इज एन एसेंशियल थर्ड एलिमेंट। लेकिन बच्चों इन दो एलिमेंट, शेंशुई में जो दो एलिमेंट हमने देखे, यिन और यांग, उनके अलावा एक और भी एलिमेंट होता है, थर्ड एलिमेंट, उसको हम कहेंगे द मिडल वॉइड, वेयर द इंटरेक्शन टेक्स प्लेस। और वहाँ पर मिडल वॉइड में होता क्या है, यिन और यांग की इंटरेक्शन, मिलाप होता है, बातचीत होती है। दिस कैन बी कंपेयर्ड विद योगिक प्रैक्टिस ऑफ प्राणायाम, और इस चीज़ को हम प्राणायाम से भी कंपैरिजन कर सकते हैं। प्राणायाम तो आपने करता है ना, आता है ना प्राणायाम करना, ब्रीद इन, सांस को अंदर लेना, ब्रीद आउट, सांस को बाहर छोड़ना, प्राणायाम कहलाता है बच्चों। ब्रीद इन, रिटेन बनाए रखना, ब्रीद आउट सांस को छोड़ना। द सस्पेंशन ऑफ ब्रेथ इज द वॉइड वेयर मेडिटेशन अकर्स। जब हम सस्पेंड करते हैं, ब्रेथ को छोड़ते हैं, तब वहाँ पर मेडिटेशन यानी कि ध्यान लगता है, और वही कहलाता है वॉइड। द मिडल वॉइड इज एसेंशियल। ये जो मिडल वॉइड है बच्चों बहुत एसेंशियल है, इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है। नथिंग कैन हैपन विदाउट इट, क्योंकि इसके बिना तो कुछ भी नहीं हो सकता। हैंस द इम्पॉर्टेंस ऑफ द वाइट अनपेंटेड स्पेस इन चाइनीज़ लैंडस्केप, और इसलिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंस है, महत्ता है उस वाइट पेंट की, एक्चुअली उस स्पेस की पेंटिंग में जहाँ पर पेंटर ने कोई भी कलर नहीं किया है, जो कि है मिडल वॉइड। किस तरह की पेंटिंग में, चाइनीज़ लैंडस्केप के अंदर, चाइनीज़ पेंटिंग के अंदर। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन हमारा बना शेंशुई और दाओइज्म, ठीक है। ये देखिए बच्चा शेंशुई, आई हैव ऑलरेडी शोड यू दिस, एंड दिस इज यिन एंड यांग। अब देखो बच्चों, यिन को दिखा रखा है ना वाटर, यिन रिसेप्टिव फेमिनिन एस्पेक्ट, एंड यांग एक्टिव एंड मैस्कुलिन एस्पेक्ट।
दिस इज ऑल्सो वेयर मैन फाइंड्स अ फंडामेंटल रोल। और बच्चों इस मिडिल वर्ड के अंदर ही हम मनुष्य अपने फंडामेंटल मूलभूत जो हमारा रोल है उसको हम प्राप्त करते हैं। इन दैट स्पेस बिटवीन हेवन एंड अर्थ, हम भी तो हेवन और अर्थ के बीच में ही है ना, बीच वाले प्लेस के ऊपर, अर्थ से ऊपर और हेवन से नीचे। हेवन मीन्स स्वर्ग, अर्थ मतलब पृथ्वी। ही बिकम्स द कंड्यूइट ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन बोथ पोल्स ऑफ द यूनिवर्स, यानी कि मैन जो है वो बन जाता है, कंड्यूइट मीन्स चैनल, एक कड़ी कम्युनिकेशन की, बातचीत की दोनों पोल्स के अंदर, ब्रह्मांड के दोनों पोल्स कौन से, हेवन एंड अर्थ। हिज प्रेजेंस इज एसेंशियल, तो मनुष्य की प्रेजेंस बहुत ही ज़रूरी है। इवन इफ इट्स ओनली सजेस्टेड, फार फ्रॉम बीइंग लोस्ट और ऑप्रेस्ड बाय द लॉफ्टी पीक्स, ही इज इन फ्रांसवा चैंग्स वंडरफुल एक्सप्रेशन द आई ऑफ द लैंडस्केप। बच्चों हमारी प्रेजेंस बहुत ही ज़रूरी है इस मिडिल वर्ल्ड के अंदर, क्योंकि लॉफ्टी पीक्स, लॉफ्टी मीन्स ऊंची ऊंची, पीक्स यानी कि चोटियों के ऊपर हमें होना बहुत ज़रूरी है। जो ये एक और इन्होंने दार्शनिक का नाम लिया है फ्रांसवा चैंग, इन्होंने खुद कहा था, इनका एक बहुत ही खूबसूरत सा एक्सप्रेशन है, द आई ऑफ द लैंडस्केप, लैंडस्केप की आँख। Expert from Landscape of the Soul, Ethics and Spirituality in Chinese Painting slightly edited। तो बच्चों Landscape of the Soul एक तुम्हारा एक्सपर्ट था, एक भाग था, कहाँ से लिया गया था, एथिक्स एंड स्पिरिचुअलिटी इन चाइनीज़ पेंटिंग से, और थोड़ा सा उसे एडिट भी किया गया है। अब देखिए बच्चों, ये है मिडल वर्ल्ड जो हेवन और अर्थ के बीच की एक कड़ी है, जहाँ पर हेवन और अर्थ का कम्युनिकेशन होता है। द आई ऑफ द लैंडस्केप। अब बच्चों ये तो हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट पूरा, जो कि नेथली ट्रोवेरोय ने लिखा था, और अब हो गया है हमारा दूसरा पार्ट शुरू, जिसमें हम पढ़ेंगे आर्ट, रूट और आउटसाइडर आर्ट के बारे में। इट इज़ रिटन बाय बृंदा सूरी इन हिंदुस्तान टाइम्स 28 अगस्त 2005 में लिखा गया था ये। तो चलिए पढ़ते हैं। गेटिंग इनसाइड आउटसाइडर आर्ट। चलेंगे हम आपको अंदर लेकर, किसके अंदर लेकर चलेंगे, आउटसाइडर आर्ट, बाहरी कला, ठीक है। व्हेन फ्रेंच पेंटर Jean Dubuffet mooted the concept of art brut in the 1940s, the art of the untrained visionary was minority interest। बच्चों फ्रेंच पेंटर हुए हैं जीन ड्यूबुफे, उनका नाम है, आपको याद करना पड़ेगा ये। उन्होंने मूटेड किया था, स्टार्ट किया था एक कॉन्सेप्ट, एक अवधारणा की, और वो अवधारणा थी आर्ट ब्रूट। इसका नाम है आर्ट ब्रूट, जिसको आउटसाइडर आर्ट के नाम से भी हम जानते हैं। 1940 के दशक में इन्होंने शुरू किया था, और ये किस तरह की आर्ट है, अनट्रेन्ड विजनरी वॉज ऑफ माइनॉरिटी इंटरेस्ट। अनट्रेन्ड यानी कि यहाँ पर जो पेंटर है उनको कोई ट्रेनिंग नहीं दी गई है, कोई फॉर्मल उनको शिक्षा दीक्षा नहीं दी गई है। विजनरी वे ऑफ माइनॉरिटी इंटरेस्ट, और उस समय अल्पसंख्यक लोग थे जो इन्हें पसंद करते थे, मीन्स कम संख्या में लोग पसंद करते थे। फ्रॉम इट्स ऑलमोस्ट वेल बिगनिंग्स, क्योंकि बच्चों जो बिगनिंग्स थी इसकी वेल थी, मतलब छुपी हुई थी। आउटसाइडर आर्ट, इसे बाहरी आर्ट, बाहरी कला के रूप में भी जानते हैं। हैज़ ग्रेजुअली बिकम द फास्टेस्ट ग्रोइंग एरिया ऑफ इंटरेस्ट इन कंटेम्प्रेरी आर्ट इंटरनेशनली। और बच्चों ग्रेजुअली मीन्स स्लोली, धीरे धीरे ये बन गई है सबसे फास्ट ग्रो करने वाली एरिया ऑफ इंटरेस्ट। लोग इसे बहुत पसंद करते हैं, स्पेशली द कंटेम्प्रेरी पीपल एंड द कंटेम्प्रेरी आर्ट। इंटरनेशनली, इंटरनेशनल लेवल पर, कंटेम्प्रेरी मीन्स समकालीन, मतलब आजकल इसे बहुत ज़्यादा बनाया जाता है, लोग इसे बहुत पसंद करते हैं। आगे चलते हैं बच्चों। दिस जॉनर इज डिस्क्राइब एज द आर्ट ऑफ दोज हु हैव नो राइट टू बी आर्टिस्ट्स एज दे हैव रिसीव नो फॉर्मल ट्रेनिंग। तो बच्चों ये जो जॉनर है, जो ये लिटरेरी और आर्टिस्टिक वर्क है, यानी कि आर्ट ब्रूट, ये वो आर्ट है जहाँ पर जो आर्टिस्ट हैं उनको कोई फॉर्मल ट्रेनिंग, कोई शिक्षा दीक्षा पेंटिंग बनाने की नहीं दी गई है, तो वो अपने आप को आर्टिस्ट भी नहीं कह सकते। येट शो टैलेंट एंड आर्टिस्टिक इनसाइड, लेकिन उनके अंदर बच्चों टैलेंट भरा पड़ा है, और वो दिखाते हैं कि उनकी आर्ट कितनी डिफरेंट है, कितनी अलग है। Their works are a stimulating contrast to a lot of mainstream offerings। बच्चों उनके जो वर्क हैं, आर्ट ब्रूट जो पेंटिंग बनाते हैं, उनके जो वर्क्स हैं वो स्टिमुलेटिंग है, प्रेरणा देने वाली हैं, और कॉन्ट्रास्ट टू अ लॉट ऑफ मेन स्ट्रीम ऑफरिंग। जो मुख्य धारा के अंदर पेंटिंग बिकती है उनके कॉन्ट्रास्ट में है, उनके बिल्कुल विपरीत हैं। अब देखिए बच्चों, ये हैं हमारे जीन ड्यूबुफे, जिन्होंने स्टार्ट किया था
कॉन्सेप्ट ऑफ आर्ट ब्रूट। और ये बच्चों देखिए जीन ब्यूफे के द्वारा बनाई गई एक आर्ट ब्रूट का एग्जाम्पल मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। देखिए है ना, बिल्कुल मेन जो ड्राइंग पेंटिंग होती है उनसे बिल्कुल डिफरेंट, बिल्कुल अलग। आगे चलते हैं। अराउंड द टाइम ड्यूबुफे वॉज प्रोपाउंडिंग हिज कॉन्सेप्ट इन इंडिया, एन अनट्यूटर्ड जीनियस वॉज क्रिएटिंग पैराडाइज। बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। जब ड्यूबुफे प्रोपाउंड कर रहे थे, बना रहे थे, बिगिन कर रहे थे, इनका कॉन्सेप्ट, इनकी अवधारणा, कौन सा कॉन्सेप्ट? आर्ट ब्रूट का। इंडिया में थे एक अनट्यूटर्ड जीनियस। ये क्वेश्चन आता है, कौन थे अनट्यूटर्ड जीनियस और उन्होंने क्या बनाया? तो ध्यान से सुनेंगे आप। अनट्यूटर्ड मीन्स जिनको ट्यूशन ना दी गई हो, जिनको ट्रेनिंग ना दी गई हो, फॉर्मल ट्रेनिंग। जीनियस मीन्स विद्वान, एक ऐसे विद्वान जिनको कोई ट्रेनिंग नहीं दी गई हो, कोई शिक्षा दीक्षा नहीं दी गई हो। क्रिएटिंग अ पैराडाइज, वो धरती पर ही स्वर्ग बना रहे थे। पैराडाइज मीन्स हेवन। Years ago, the little patch of jungle that he began clearing to make himself a garden sculpted with stone and recycled material is known to the world today as a rock garden at चंडीगढ़। बच्चों उन्होंने लिटिल पैच ऑफ जंगल, एक जंगल के अंदर छोटा सा टुकड़ा लिया और उसको साफ किया, क्लियर किया, ताकि वो एक गार्डन वहाँ पर बना सके, एक बगीचा बना सके। लेकिन कैसा बगीचा? स्कल्प्टेड विद स्टोन। स्कल्प्टेड मीन्स मेड विद स्टोन, पत्थर से उन्होंने वो बगीचा बनाया। एंड रिसाइकिल्ड मटेरियल, और उस मटेरियल से, उन चीज़ों से जिन्हें रिसाइकिल किया जा सके, दोबारा उपयोग में लाया जा सके। और विश्व में आज उस चीज़ को जाना जाता है, उस गार्डन को जाना जाता है एज द रॉक गार्डन एट चंडीगढ़। चंडीगढ़ के अंदर द फेमस रॉक गार्डन। इट्स 80-year-old क्रिएटर डायरेक्टर नेकचंद। बच्चों ये वर्ड, ये नाम आपको याद करना है, नेकचंद। क्यों, कौन थे? अनट्यूटर्ड जीनियस नेकचंद। किसने बनाया रॉक गार्डन ऑफ चंडीगढ़? नेकचंद ने। तो 80 साल के क्रिएटर हैं, डायरेक्टर हैं, नेकचंद इनका नाम है। इज नाउ हेल्ड एज इंडियाज बिगेस्ट कॉन्ट्रीब्यूटर टू आउटसाइडर आर्ट। आज वो जाने जाते हैं, हेल किए जाते हैं, इंडिया के सबसे बड़े कॉन्ट्रीब्यूटर मीन्स योगदान देने वाले। किस क्षेत्र में? आउटसाइडर आर्ट या आर्ट ब्रूट के क्षेत्र के अंदर। द 50th इशू स्प्रिंग 2005 ऑफ रॉ विजन, a UK-based magazine pioneer in outsider art publications, features Snake Chand and his rock garden sculpture Women by the Waterfall on its anniversary issues cover। और बच्चों हमारे लिए भी बहुत गर्व की बात है, प्राउड फील करने की बात है कि एक यूके की, यूनाइटेड किंगडम की मैगजीन जिसका नाम है रॉ विजन, वो मैगजीन बनाती है, मतलब पिक्चर्स छापती है आउटसाइडर आर्ट के ही अपनी मैगजीन के अंदर। उन्होंने स्प्रिंग 2005 जब उस मैगजीन का 50वां इशू पब्लिश होना था, तो कवर फोटो के रूप में उन्होंने रॉक गार्डन के एक स्कल्पचर, एक मूर्ति की फोटो वहाँ पर लगाई। नाम है उसका विमेन बाय द वाटरफॉल। वाटरफॉल मीन्स झरने के पास खड़ी औरतें। मैं आपको दिखाऊंगी, बहुत ही खूबसूरत पीस ऑफ आर्ट है। एनिवर्सरी इशू के कवर पर उन्होंने लगाया जब उनके 50 साल पूरे हो गए थे। तो ये बहुत ही प्राउड फील करने की बात है, नॉट ओनली फॉर नेकचंद बट ऑल्सो फॉर अस वी द इंडियंस। अब देखिए बच्चों, ही इज द अनट्यूटर्ड जीनियस नेकचंद रॉक गार्डन में अपने खुद के हाथों से बनाए गए स्कल्पचर्स के साथ बैठे हुए। और बच्चों देखिए, रॉ विजन वही मैगजीन जिसने अपने 50th इशू के अंदर स्प्रिंग 2005 के अंदर विमेन बाय द वाटरफॉल, दिख रहा है तुम्हें 5 के पीछे और 0 के पीछे, मैं भी आपको पूरी पिक्चर दिखाती हूँ, बहुत खूबसूरत है, यू विल एंजॉय इट। देखिए बच्चों, हाउ ब्यूटिफुल इट इज, लुक। और ये सारी चीज़ें किससे बनी है? पत्थरों से और टाइल, ये टूटी हुई टाइल्स है बच्चों, जो टाइल टूट जाती हैं, लोग फेंक देते हैं कूड़े के अंदर। उन टाइल्स, टूटे हुई टाइल्स को इन्होंने लाके तोड़ी नहीं है, टूटी फूटी जो इनको मिल गई थी, रिसाइकिल किया उन्होंने, इससे बनाई है ये सुंदर सी विमेन बाय द वाटरफॉल। एक और पिक्चर देखिए, दूसरे एंगल से ली गई है, ये देखिए हाउ ब्यूटीफुल इट इज, है ना, बहुत खूबसूरत। चलिए लास्ट पैरा करते हैं इसका। द नोशन ऑफ आर्ट ब्रूट और रॉ आर्ट वे was of works that were in their raw state as regards cultural and artistic influences। जो बच्चों ये आर्ट ब्रूट है या रॉ आर्ट, जिसको हम कच्ची कला भी कहते हैं, इसमें जो वर्क्स हैं बच्चों रॉ स्टेट के अंदर होते हैं, कच्ची स्टेट के अंदर होते हैं। कल्चरल और आर्टिस्टिक इन्फ्लुएंस उनके ऊपर होता है।
संस्कृति का और कला का प्रभाव पड़ता है उनके ऊपर। एनीथिंग एंड एवरीथिंग फ्रॉम अ टिन टू अ सिंक टू अ ब्रोकन डाउन कार कुड बी अ मटेरियल फॉर अ वर्क ऑफ आर्ट। बच्चों पूरा क्वेश्चन आता है आर्ट बोर्ड के ऊपर, ठीक है। तो क्या होती है, देखो कैसे बनाते हैं आर्ट बोर्ड। कुछ भी, एनीथिंग एंड एवरीथिंग, टूटा फूटा, जैसे कि टिन का कोई टुकड़ा हो, सिंक टूट गई हो, ठीक है, सिंक के टूटे हुए टुकड़े हो, ब्रोकन डाउन कार, टूटी हुई कार हो। मटेरियल होता है आर्ट बोर्ड, जो बनाते हैं ना लोग, उनके लिए। टूटी हुई कार के अंदर गार्डन बना देंगे सुंदर सा, ठीक है। अब तुम ही देख लो टाइल्स से कितनी सुंदर विमेन बाय द वाटरफॉल बनाई है नेकचंद ने। और मैं बहुत सारे पिक्चर्स तुम्हारे लिए लेके आई हूँ खूबसूरत से रॉक गार्डन के। तुम देखना कैसे रिसाइकिल किया गया है मटेरियल को, और इतना खूबसूरत सा ये रॉक गार्डन नेकचंद के द्वारा क्रिएट किया गया है। समथिंग Nekchand has taken to dizzying heights, recognizing his art as an outstanding testimony of the difference a single man can make when he lives his dream. बच्चों जो नेकचंद का जो रॉक गार्डन है, उन्होंने आर्ट बोर्ड को डिजिंग हाइट्स पर, बहुत ही ऊंची जगह वो ले गए हैं आर्ट बोर्ड को, रिकग्नाइज करवाया है उन्होंने आर्ट को। कैसे? आउटस्टैंडिंग, अद्भुत, बहुत ही खूबसूरत, टेस्टिमनी है, प्रूफ है कि एक छोटा सा सिंगल मैन भी, एक अकेला पर्सन भी एक बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट कर सकता है, बदलाव ला सकता है जब वो अपने सपने को साकार करने की सोचे। तो नेकचंद जी ने अपने सपने को साकार करने के लिए ही टूटी फूटी चीज़ों से रॉक गार्डन बनाया था, और आर्ट बोर्ड को वो बहुत ही ज़्यादा ऊंचाइयों पर इंडिया के अंदर ले गए। द स्विस कमीशन फॉर यूनेस्को will be honoring him by way of a European exposition of his works. बच्चों यूनेस्को, स्विस कमीशन यूनेस्को ने उन्हें ऑनर करने के लिए, सम्मानित करने के लिए यूरोप के अंदर बहुत ही खूबसूरत काम किया। द 5-month इंटरेक्टिव शो, 5 महीने का इंटरेक्टिव शो चलाया गया। उसका नाम दिया गया रियाल्म ऑफ नेकचंद, मीन्स किंगडम ऑफ नेकचंद, साम्राज्य नेकचंद का। बिगिनिंग अक्टूबर विल बी हेल्ड एट लीडिंग म्यूजियम्स इन स्विट्जरलैंड, जो कि अक्टूबर में होने वाला है। बच्चों ये 2005 की बात है, 28 अगस्त 2005 को ये लिखा गया था, तो ये 2005 में होना था। विल बी हेल्ड एट लीडिंग म्यूजियम इन स्विट्जरलैंड, जो कि बड़े बड़े म्यूजियम्स के अंदर होगा, संग्रहालयों के अंदर होगा। कहाँ कहाँ के? स्विट्जरलैंड, बेल्जियम, फ्रांस एंड इटली। The biggest reward is walking through the garden and seeing people enjoy my creation, नेकचंद says. और नेकचंद खुद कहते हैं कि सबसे बड़ा रिवार्ड है, सबसे बड़ा इनाम क्या है, जब मैं देखता हूँ मेरे रॉक गार्डन के अंदर लोग वहाँ पर घूम रहे हैं और मेरी कलाकृतियों को, मेरे स्कल्पचर्स को एंजॉय कर रहे हैं जो मैंने खुद बनाए हैं। मेरे लिए सबसे बड़ा इनाम यही है। उन लोगों के चेहरे पर जो खुशी होती है उस रॉक गार्डन को देखते हुए, वो वहाँ पर फोटोज़ खिंचवाते हैं, उससे बढ़कर मेरे कोई और रिवॉर्ड नहीं है। बृंदा सूरी, हिंदुस्तान टाइम्स, 28 अगस्त 2005। अब देखिए बच्चों, पीपल आर एंजॉइंग एट रॉक गार्डन चंडीगढ़। अगर आप लोगों ने भी नहीं देखा है तो ज़रूर देख कर आए चंडीगढ़ जाकर, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। ये देखिए, आई हैव कंपाइल्ड सम ब्यूटीफुल पिक्चर्स ऑफ रॉक गार्डन फॉर यू पीपल so that you can also enjoy the sculptures made by Mr. Nekchand. ये देखिए कितने खूबसूरत हैं, पत्थरों से बनाए गए, चूड़ियों से, बच्चों टूटी हुई बैंगल्स से बनाया गया है, देखिए। So I hope you have liked this chapter full of art. कितना पेंटिंग से, ब्यूटी से भरा हुआ चैप्टर, आपको मज़ा आया होगा पढ़कर। So thank you so much for watching. This presentation is made by Pooja Sharma, lecturer in English, Government Senior Secondary School, Parnala, Bahadurgarh District, Jhajjar. See you in next video. Take care all of you.